सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स देखे थे, गांधीन एरा तक सारे चैप्टर्स क्लियर हैं, चैप्टर 1 से 6 तक। यस। ओके। अब इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में तुम लोग को अगस्त ऑफर कैंसिल कराया है कि नहीं? कैंसिल नहीं करवाया, लेकिन मैंने कैंसिलेशंस किए हैं। ओके ठीक है, मुझे लगता है ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर भी नहीं था जैसे और वी ओनली हैव द क्रिप्स मिशन, सॉरी हम्म। फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, जापानीज थ्रेट, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस। ओके ओके। मतलब वी ओनली हैव पेज 93 एंड 94। 92 इज कैंसिल्ड, 95 इज कैंसिल्ड। चलेगा ठीक है। ओके, सो एनीवे थोड़ा सा वापस से ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था सितंबर 1939 में, जब नाजी जो हिटलर की पार्टी थी, नाजी जर्मनी में, उन्होंने जर्मनी से पोलैंड को इन्वेड किया था, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था, ठीक है। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी जर्मनी के अगेंस्ट थी, ठीक है। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंड द वॉर विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल कांग्रेस और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडिया के जो इलेक्टेड मेंबर्स वगैरह थे नेशनल कांग्रेस से वगैरह, उनसे बिना पूछे ही वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कर लिया, वो भी जर्मनी के अगेंस्ट, ठीक है। और कांग्रेस लीडर्स ने डिमांड किया था कि आप लोग अब इस वॉर में जा रहे हैं और श्योरिटी नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाए, हम लोग को पावर दे दीजिए, हम लोग को फ्री कर दीजिए, एटलीस्ट ऐसे कुछ इफेक्टिव पावर दे दीजिए हम लोग अपनी कंट्री को जिससे गवर्न कर सके। तो ये सब वगैरह वगैरह हुआ था। एंड Muslim League was jubilant over the resignation of Congress ministry. They celebrated the day of the deliverance and Thanksgiving. तो हुआ क्या था एक्चुअली कि जब ब्रिटिश गवर्नर ने मना कर दिया कि आपको पावर्स नहीं दी जाएंगे, लॉर्ड लिन क्या नाम है इसका, लॉर्ड लिन लिथिगो जो भी है, द वाइसरॉय कुड नॉट गिव एनी सच एश्योरेंस। मतलब कांग्रेस ने जब डिमांड किया था कि आप हमें पावर्स दीजिए, आप हमें इफेक्टिव पावर दीजिए और फ्री हम लोग को कीजिए, तो उस समय के जो वाइसरॉय थे उन्होंने ये सारी चीजें डिमांड्स को मना कर दिया, डोमिनियन स्टेटस देने का। और इसी इसी चीज के अगेंस्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने सोचा कि वी विल रिजाइन फ्रॉम ऑल द मिनिस्ट्रीज। और इस रेजिग्नेशन से सबसे ज्यादा जो खुश हुआ था वह द मुस्लिम्स एंड द मुस्लिम लीग। तो रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, तो इन लोग का रेजिग्नेशन हुआ था रफली 1940s में। एंड सबसे ज्यादा जो खुश थे वो थे मुस्लिम्स एंड their पार्टी मुस्लिम लीग। ओके। और इन लोग ने इस दिन को सेलिब्रेट किया था जिस दिन कांग्रेस वालों ने रिजाइन किया था, उसको वो लोग कहते हैं द डे ऑफ डिलीवरेंस एंड थैंक्स गिविंग। In 1940, Muslim League passed a resolution demanding the partition of the country and the creation of a state called Pakistan, which could comprise Punjab, Afghan, Kashmir, Sindh and Balochistan, ठीक है। अब अगस्त ऑफर स्किप करते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्रिप्स मिशन करके एक एक मिशन था, सेकंड, पाकिस्तान वाज फॉर्म बाय पंजाब, अफगान, व्हाट, कश्मीर एंड व्हाट? एक मिनट। पंजाब, ये फिर से स्क्रीन आ जाए हो रहा है। पंजाब एंड योर दिस वन कहाँ गया, अफगान, कश्मीर एंड और भी था सिंध, बलूचिस्तान। ये आई का गया। आई कहाँ, अच्छा तुम वो वाले पाकिस्तान की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो आगे आएगा, ये तो पाकिस्तान ने अपना डिमांड रखा था। पाकिस्तान चाहता था उसे कांदाहार जो अफगानिस्तान का पार्ट है वो भी मिल जाए, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये तो पाकिस्तान ने प्रपोज किया था कि मुझे ये चीजें मिल जाए। एंड पाकिस्तान का मेन एम एक्चुअली पंजाब और कश्मीर था, एंड सिंध ऑल्सो, ठीक है। और जब पंजाब कश्मीर उनको मिल जाते अभी सी, पाकिस्तान के पास अफगान का थोड़ा पार्ट है, पंजाब का थोड़ा पार्ट है, एंड सिंध का थोड़ा पार्ट है, बाकी अफगान का बालूचिस्तान उसका पूरा है ना। एक्चुअली अफगान का पार्ट ही नहीं है कि पाकिस्तान के पास। एंड पाकिस्तान के पास सिंध का पार्ट है, सिंध का बहुत मतलब मेजर चंक ऑफ पार्ट पाकिस्तान के पास है, यू कैन से कि पंजाब का मेजर चंक है ना उसके पास। हाँ, पंजाब और सिंध दोनों का मेजर चंक है पाकिस्तान के पास, इनफैक्ट इंडिया के पास सिंध है ही नहीं, ठीक है। इवन दो हम लोग अपने नेशनल एंथम में पंजाब सिंध गुजरात मराठा बोलते हैं, बट ये जो नेशनल एंथम था, इट वाज रिटन बिफोर इंडिपेंडेंस व्हेन इंडिया वाज नॉट डिवाइडेड।
एंड दिस शोड कि इंडिया में कौन कौन से प्लेसेस कंप्राइज थे। लाइक उसमें ये भी आता है द्राविड़ उत्कल बंगला बंगा, ठीक है। तो द्राविड़ मतलब साउथ में, हैव यू एवर हर्ड द्राविडियन स्टाइल के टेम्पल्स वगैरह ऐसा कुछ हाँ सुना? हाँ, समझ तो में आ गया, वो Dravid तो पता usually है। used to refer, we used to refer to as the South Indians or the Tamil Nadu, Kerala region. So we call them as Dravid. Even in that Dravid also we used to include Sri Lanka and all. Okay. Then your Banga. Banga means your Bangladesh. You're currently West and East Bengal, which is your Bangladesh and the current West Bengal. तो ये सारी चीजों से हमारा कंट्री कंप्राइज था, बट धीरे धीरे पार्टीशंस होते गए। ओके। तो जो तुम पाकिस्तान कह रहे हो, PAK वाला, पंजाब एंड कश्मीर, वो आगे हम लोग देखेंगे आगे के प्रपोजल्स में, चैप्टर नंबर 9 में वो। नाउ कमिंग टू और क्रिप्स उसमें मिशन। बालूचिस्तान का था। सॉरी। वेयर वाज बालूचिस्तान? बालूचिस्तान वाज लाइक यू कैन से, रुको मैं मैप में दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास एक और पोर्ट था, ग्वादर पोर्ट, मतलब है, जिसे हम लोग ने 1971 में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बलूचिस्तान। पाकिस्तान का मेन एम ये था कि जब उसको पंजाब सिंध और कश्मीर मिल जाएगा तो ऑब्वियसली उसको उसने अफगान की भी डिमांड की थी, ठीक है। तो जब उसको ये सारी मेजर चीजें मिल जाएंगी तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के पास ही जाना था, क्योंकि बलूचिस्तान की लोकेशन ऐसी थी कि जहां से उसको इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता था। कैन यू सी द स्क्रीन? यस। दिस इज योर बलूचिस्तान, ठीक है। एंड ड्यूरिंग 1971 जब पाकिस्तान वाले बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना को मार रहे थे एंड दे वर अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के INS विक्रांत को मारना चाहते थे, तब इंडियन नेवी ने ऐसा ऐसा बैंड बजाया था पाकिस्तान वालों का कि लाहौर, लाहौर जो पोर्ट था उसको खत्म कर दिया एकदम, मतलब खत्म ही कर दिया। ग्वादर पोर्ट जो था उसको भी खत्म कर दिया था। सिर्फ इंडियन नेवी ने ये अकेले किया था, ठीक है। तो योर ग्वादर ग्वादर पोर्ट इज रफली हियर एंड इवन योर लाहौर पोर्ट नहीं, सॉरी, इज ये, कांट रिकॉल इट्स नेम। लाहौर पोर्ट नहीं, एक और दूसरे पोर्ट का नाम था, कराची, कराची या कराची जो था, कराची पोर्ट को खत्म ही कर दिया, ग्वादर पोर्ट को खत्म ही कर दिया, ओनली थ्रू द नेवी, ठीक है। अच्छा वो हम लोग अंदर घुसे नहीं थे। एंड या, तो नाउ कमिंग टू द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन वाज लॉन्च इन 1942। अब ये कब हुआ था? जब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे कि जो जापान था उसने बहुत ज्यादा डोमिनेंटली ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा डोमिनेंटली अपना पूरा दबदबा बना लिया था, मतलब लाइक ऑलमोस्ट सब जगह वो कब्जा कर रहा था। पूरा चाइना उसने अकेले कब्जा किया था जापान ने, और जापान चाहता था कि पूरा ईस्ट वही डोमिनेट करे। बट वन थिंग, सर फिर चाइना अलग कैसे हुआ? एक्चुअली चाइना कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इफ यू सी ना, लाइक मैं ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा रफ बना के, जो तुम चाइना का मैप कुछ ऐसा देखते हो, ठीक है, इतना बड़ा सा चाइना का मैप देखते हो, एक्चुअली इतना हिस्सा ही चाइना था, ठीक है। एंड दिस होल एरिया वाज तिब्बत, इतना हिस्सा चाइना था। और इस हिस्से पे भी जापान ने कब्जा किया था 1941 1942 के समय, ठीक है। एंड ये जो हिस्सा था तिब्बत था पूरा। और फिर बाद में चाइना वालों ने 1960s के बाद तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया, एंड जो आज तुम प्रेजेंट चाइना देखते हो वो एक्चुअली तिब्बत है पूरा, ठीक है। एंड इनफैक्ट जापान यहाँ तक नहीं पहुंचा था, जापान ने इस पूरे रीजन को कवर किया था, मंचूरिया रीजन हम लोग आगे देखेंगे, पूरे रीजन को तो कवर उसमें किया फिर था। जापान से होल्ड कैसे चले गए चाइना का? हाँ व्हेन तो वही, जापान ऑलरेडी चाइना, हाउ डिड लूज इट? हाँ तो वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय ऑलमोस्ट पूरा ईस्ट एशिया डोमिनेट कर लिया था, वन थिंग जो था, वो चाहता था कि ईस्ट एशिया में जितने ब्रिटिश कॉलोनीज हैं सब पे कब्जा कर लिया जाए। तो उसने ऑलमोस्ट सारी ब्रिटिश कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया था, ओनली इंडिया वाज लेफ्ट, ठीक है। इंडिया म्यांमार वाले रीजन्स बच गए थे। तो वो धीरे धीरे इंडिया की तरफ वो लोग कब्जा करने के लिए बढ़ रहे थे। और अब इंडियंस के पास एक ही चॉइस था, डू और डाई सिचुएशन, जो महात्मा गांधी ने आगे ही दिया था, ये तुम्हारा जो क्राई है, डू और डाई सिचुएशन, तो वो भी हम लोग देखेंगे।
तो इसी समय क्रिप्स मिशन को और इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए ये लॉन्च किया गया था। तो जापानीज आर्मी वाज रैपिडली एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडिया व्हिच मेड इट नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। Hence, under Sir Stafford Cripps, a mission called Cripps Mission came to India with certain constitutional reforms। ठीक है, तो जैसे जैसे जापानीज इन्वेजन का थ्रेट बढ़ रहा था और ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया था कि अब इन ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन मिनिस्टर्स और इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ जो पॉलिटिकल डेडलॉक हुआ इसे सॉल्व करे और जल्द से जल्द किसी कंक्लूजन पे आए। नहीं तो ब्रिटिश भी मारे जाएंगे और इंडियंस तो मारे जाएंगे। अब इस मिशन के क्या प्रपोजल्स थे? तो पहला था कि इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनियन। इससे हम हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं था गवार थे, दे वर वेरी मच लाइक यू कैन से वेरी मच एजुकेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पॉलिटिशियंस हाईली एजुकेटेड। एंड उन्होंने इस वर्ड को नोटिस किया, ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसी में डोमिनियन लिखा था। एंड दे गॉट टू नो डोमिनियन इन द सेंस, फॉर एग्जांपल, मम्मी पापा घर पे हैं तुम्हारे, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं, ठीक है, उन लोग का राज है। इफ दे गो आउट फॉर समय एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने गए, तुम हो और तुम्हारे भाई बहन है, एंड यू आर द एल्डर, तो तुम्हारा डोमिनेंट स्टेटस होगा घर पे, तुम जो बोलोगे वही होगा। बट फुल्ली पूरे घर का पावर तुम्हारे अंडर नहीं आएगा कि तुम जो चाहो वैसा कर सकते हो। तो डोमिनेंट स्टेटस, यू आर गेटिंग अ पॉइंट कि क्या होता है। A constituent assembly would be set up comprising of elected members of the lower house, that is the Lok Sabha Abhika, of the Indian legislature and representative of princely states. A federation of British India and Indian states would be established, and any province that was not prepared to accept the constitution would be allowed to obtain dominant status separately. Provinces could join the Indian Union if not have their own constitution formulated. All matters arising out of the complete transfer responsibilities was being negotiated between the British government and the Constituent Assembly. प्रोविजंस एलोकेटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो मतलब बेसिकली ये कहना था कि हम लोग डोमिनेंट स्टेटस देंगे, ठीक है। दूसरा, हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज लोअर हाउस और प्रिंसली स्टेट्स के। एक फेडरेशन मतलब एक कंट्री टाइप का बनेगा ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें इंडियन स्टेट्स रहेंगे। और किसी स्टेट को अगर मन किया कि नो हम लोग को ज्वाइन नहीं कर रहा ब्रिटिश फेडरेशन को, तो वो लोग खुद से अपना एक स्टेट बना सकते हैं। कश्मीर जो था, कश्मीर वॉज द ओनली स्टेट विच डिड नॉट वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। ठीक है, कश्मीर को ना पाकिस्तान ज्वाइन करना था ना इंडिया ज्वाइन करना था। कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने बोला था कि कश्मीर और हैदराबाद दोनों ना। हैदराबाद को तो मजबूरी था, उसपे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो प्रेशर डाला था कि अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक सरदार वल्लभ भाई सिमिलर टू अमित शाह, बिकॉज ही वॉज अ होम मिनिस्टर। उन्होंने ऐसा मतलब करके रखा था कि अगर, क्योंकि ऑब्वियसली एक कंट्री के बीच में छोटा सा कंट्री नहीं हो सकता। जस्ट इमेजिन इंडिया इतना बड़ा है और बीच में मध्य प्रदेश कोई और कंट्री है, सो इट वुड नॉट बी फिजिबल फॉर इंडिया एज वेल एंड फॉर दैट कंट्री एज वेल। तो ये तो वो एक है मजबूरी ना थी। कंट्री साउथ अफ्रीका में, लेसोथो। साउथ अफ्रीका में, अब मैं साउथ अफ्रीका के बारे में नहीं जानता, मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा लेकिन रहा हूँ। उसमें भी वही है ना, कंट्री के अंदर कंट्री, लेसोथो इज इन साउथ अफ्रीका। मे बी, बट हम लोग इंडियंस का ऐसा था कि हम लोग अपने कंट्री में किसी और कंट्री को नहीं रहने देंगे, ठीक है। अब अगल बगल है तो चलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वी कैन वर्क, कश्मीर है, वी कैन वर्क। ठीक है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को छूट दी कि हाँ ठीक है, आप लोग अपने से अलग से अपना कंट्री बना सकते हैं। पर आपको कुछ भी जरूरत होगी इंडिया आपके साथ रहेगा, आपको कभी भी जरूरत होगा आप मुझे हम लोग को बुला सकते हैं। पर कश्मीर ने सामने से मना कर दिया कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर जब पाकिस्तान वालों ने इन्वेजन करना चालू किया, कश्मीर पे कब्जा करने का चालू किया, तब राजा हरी सिंह काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बचाइए, बस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना कर दिया कि नहीं, आपने हमें मना किया तो हम लोग क्यों आए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम एक ही शर्त पे आएंगे, जब तक आप एक अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे कि कश्मीर वुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तब कश्मीर को इंडिया का पार्ट किया गया, पर तब तक काफी थोड़ा लेट हो चुका था, पाकिस्तान ने काफी पार्ट्स कश्मीर के कब्जा कर लिए थे, जिसे हम लोग आज पीओके बोलते हैं, ठीक है। तब फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी इंडियन आर्मी के साथ लेके अंदर घुसे और उन्होंने लगभग सबको खत्म कर डाला। और मतलब काफी हद तक पाकिस्तान में जिन जहां तक आए थे उसको काफी हद तक कवर कर लिया था, ठीक है। सो दिस ऑल हैपेंड। सर एक और चीज, तो फिर अक्साई चीन कैसे बना? अक्साई चीन चाइना ने कैप्चर किया था। हाँ वो चाइना तो पता है, लेकिन वो कैसे एकदम। चाइना का थोड़ा ऑफ ट्रैक है, बट मैं बता देता हूँ। चाइना के अकॉर्डिंग, चाइना ने पहले तिब्बत पे कैप्चर किया। एंड चाइना के अकॉर्डिंग तिब्बत इज द पाम। पाम मतलब समझते हैं ना, हथेली। हाँ हाँ। ठीक है, 5 उंगली ना, 1 2 3 4 5, हाँ।
चाइना बोलता है कि ये तिब्बत है हमारा, जिससे हम लोग चाइना बोलते हैं। ये है हथेली। हथेली की 5 उंगलियां होती हैं। अब इन 5 उंगलियों को तो होना ही चाहिए एक हाथ फॉर्म करने के, तो चाइना बोलता है कि दिस इज अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे कब्जे में आना चाहिए। दिस इज योर कश्मीर, लेह लद्दाख वाला रीजन, ठीक है, मैं उसको बस कश्मीर लिख रहा हूँ, ये हमारे अंडर आना चाहिए। एंड आजकल चाइना का एक कंट्री से कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बताओ कौन सा। कजाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान तो उसका बेटा है, दूसरा कंट्री। अरे कजाकिस्तान कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो कजाकिस्तान बहुत दूर हो गया, उसके अगल बगल में ही है चाइना के। म्यांमार। ना ना। भूटान, नेपाल। सारे कंट्रीज के नाम बोल दोगे थोड़ी ना चलेगा। अरे तो मुझे पता है ना। हेलो। हेलो। हाँ, कुछ कहा तुमने अभी। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं है ना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, ऐसे गेस मार रहा हूँ। ओके ठीक है। तो वो एक्चुअली वो कंट्री एक आइलैंड कंट्री है, जिसका नाम है ताइवान। याद आया। हाँ हाँ। दिस वन याद इज है। योर नेपाल। एंड एक और जगह आई कांट रिकॉल इट, वो याद नहीं आ रहा। चाइना बोलता है कि इन 5 जगह से हमारा हाथ बनेगा। तो वो अरुणाचल प्रदेश को कैप्चर करना चाहता है, कश्मीर को कैप्चर, और मतलब थोड़ा सा अक्साई चीन को कैप्चर किया, ताइवान को कैप्चर करना चाह रहा है, बट ताइवान बीइंग लाइक अ स्मॉल कंट्री, तब भी वो चाइना को बहुत अच्छे से डिफेंड कर रहा है। नेपाल को वो कैप्चर करना चाहते हैं, और एक वन मोर प्लेस आई कांट रिकॉल इट, अब वो याद नहीं आ रहा। तो इन मतलब 5। आज की दुनिया में भी वो ही इज ट्राइंग टू कैप्चर। हाँ, जैसे रशिया यूक्रेन पे कैप्चर करना चाहता है, वैसे ही चाइना भी इन सारी जगह पे कैप्चर करना चाहता है। ठीक है। सर एक और डाउट आया। हम्म। तो फिर ये अक्साई चेन वापस इंडिया में क्यों नहीं आ जाता है? देखो पीओके, आई अग्री, पीओके इट्स टफ, लेकिन अक्साई चेन तो फिर भी पीओके से वेरी स्मॉल। पीओके इज वेरी इजी टू कवर, ठीक है। पीओके को कवर करना बहुत इजी है। पर थोड़े कुछ इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के वो होते हैं ऑपरेशन। अब इफ यू टॉक अबाउट अक्साई चीन, अक्साई चीन का जो लोकेशन है ना, वो मतलब वर्ल्ड के सबसे टॉप बैटल फील्ड्स में आता है, मतलब इतने हाइट पे है, कारगिल वॉर वगैरह। इवन सॉल्ट वाला ना? हाँ, सॉरी। इट्स नोन फॉर इट्स सॉल्ट। सॉल्ट, हाँ मतलब हाँ, वही सब। बट अक्साई चीन एक ऐसा, अब चाइना से, इवन दो चाइना को हम लोग मतलब समझते हैं कि वो है थोड़ा कमजोर, बट इवन दो चाइना जो है, हम लोग उससे अभी भी ऐसा compete पूरी तरीके से नहीं कर सकते। वी डोंट हैव मच एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ऑल। हम लोग पास है, ऐसा नहीं है, हम लोग पास इतने अच्छे वेपन्स है कि हम लोग आधे चाइना को एक दिन में पूरा खत्म कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट कि उतने ऊंचे हाई फील्ड्स पे वैसी वॉर करना, वैसी वॉर स्ट्रेटेजी तैयार करना हम लोग के लिए भी डिफिकल्ट है, इनफैक्ट उनके खुद के लिए डिफिकल्ट है। जस्ट वो सर तो याद। फिर यूएन कब काम आएगा? यूएन तो कुछ कर ही नहीं रहा, यूएन को बोला ही नहीं यूएन कभी। यूएन अगर देखा जाए ना तो अंधा है, क्योंकि उसको हम लोग कई बार उसके सामने रख चुके हैं कि पाकिस्तान इज इन्वेडेड कश्मीर, ठीक है। अगर उन लोग हम लोग को अग्री करते हैं, अगर यूएन, हम लोग यूएन की वजह से एक्चुअली रुके हैं। अगर यूएन हम लोग को ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, तो हम लोग कल सुबह तक पूरा कश्मीर हमारे पास होगा, ठीक है। बट पहला बात है यूएन, ठीक है। अब पाकिस्तान को फेवर करता है चाइना, एंड चाइना हैज अ वीटो पावर। अगर कोई एक भी वीटो पावर कर दिया ना, तो यू कांट इवन एक्ट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं तुम कर पाओगे। तो वही सारी कुछ कंडीशंस है यूएन और वगैरह, जिससे हम लोग नहीं कुछ कर पाते। इवन तो हम लोग के लिए चाइना को इन्वेट करना कुछ जैसा हार्ड मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जस्ट रिमेम्बर कोविड के समय जो गलवान में हुआ था, याद है। वुहान में ना? गलवान, गलवान, वुहान नहीं, गलवान इंडिया में। पता नहीं। गलवान के समय में क्या हुआ था कि कुछ चाइनीज ट्रूप्स जबरदस्ती इंडिया में घुस गए थे, बिना किसी परमिशन वगैरह, वेपन्स के साथ उन्होंने चाइना का झंडा इंडिया में गाड़ा था, इंडिया के झंडे के को उखाड़ के। और वहां पे चाइनीज में कुछ दीवार, वहां पे दीवार पे लिखा था, मतलब ऑन द माउंटेन के स्लोप्स पे, और जिसमें हमारे इंडिया के कुछ जवान शहीद हो गए थे मारपीट में। फिर उसी के कुछ दिन बाद इंडियन इंडियन आर्मी बिना किसी वेपन्स के साथ, ठीक है, बिना किसी गन वगैरह के साथ, सिर्फ डंडा और लाठी, जो लाठी होती मोटी वाली, हॉकी स्टिक और बेसबॉल का बस बैट लेके, बिना किसी एम्यूनिशन के वगैरह, ये लोग घुसे थे। बस 20 या 25 इंडियन ऑफिसर्स थे जो लोग चाइना में घुसे। चाइना में इंडिया का झंडा झंडा लगाया। एंड वहां पे चाइनीज सोल्जर्स को अराउंड 60 to 70 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे, सिर्फ हॉकी से, पीट के बस? बस पीट के। हैं।
तो इसीलिए हम लोग के लिए ऐसा डिफिकल्ट नहीं है चाइना को, हम लोग के इंडियन सर तो इंडिया। वह क्या उधर मतलब इज इंडिया नॉट फुल्ली बॉर्डर्ड प्रॉपरली? वहां पे देखो, वो जो वो है, आई विल सजेस्ट एक मूवी देखना, बॉर्डर करके मूवी है। इसमें इंडिया चाइना का वॉर दिखा है 1962 का, जब इंडिया हार गया था वॉर में। वहां पे बॉर्डर एक्चुअली अभी माउंटेन्स पे ये जो बैरिकेडिंग वगैरह बनाना काफी डिफिकल्ट होता है। दे ओनली प्लेस सम स्टोन्स वगैरह, ऐसा 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 ऐसा। एंड वो लोग जबरदस्ती कुछ कुछ जगह, अब कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एकदम ही पॉसिबल नहीं है बैरिकेडिंग और बॉर्डरिंग करना। अब जैसे कारगिल, कारगिल जो वॉर फील्ड है, इवन दो वो इंडिया में आता है, बट चाइना ने उस पर कब्जा किया है। अब वहां पे अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, एंड काफी ज्यादा चांसेस है कि वो कोलैप्स भी हो सकता है। तो इतनी हाइट पे बनाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना उनके लिए पॉसिबल है। तो कुछ कुछ ऐसे, और एक्चुअली एंड एक्चुअली इट्स अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर एज वेल। अगर हम लोग बनाए तो शायद से चाइना कुछ बोले और यूएन में वो हम लोग के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, एंड चाइना इज हैविंग अ वीटो पावर एज वेल। तो कुछ चीजें हैं ऐसे। ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्रपोजल्स तो हो गया। फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। अब ये सारी चीजें जो थी, पाकिस्तान का डिमांड और इंडिया का डोमिनेंट स्टेटस वगैरह जो था, इन सारी चीजों से इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया इंडिया के जो लोग थे उनको डिससेटिस्फेक्शन हुआ। उन्होंने इसको मना कर दिया कि वी वोंट एक्सेप्ट, एंड उसका क्रिप्स मिशन का फेलियर हुआ। अब क्यों फेलियर हुआ? पहला, क्रिप्स मिशन डिड नॉट प्रॉमिस इंडिपेंडेंस। उन्होंने डोमिनेंट स्टेटस बोला था, इंडिपेंडेंस नहीं बोला था। ठीक है। तो इसकी वजह से मेजर मेजर रीजन यही था। द प्लान एम्ड एट पार्टीशनिंग द कंट्री। उसमें पार्टीशन का भी ऑप्शन दिया था कि जिनको इंडिया के साथ नहीं रहना, ब्रिटिश फेडरेशन के साथ नहीं रहना, दे कैन लीव इंडिया। ठीक है। जो कि इंडियंस नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो, एंड ऑब्वियसली नो बडी वांट कि उनके कंट्री का उनके सामने ही पार्टीशन हो। वी मतलब हम लोग को कभी नहीं चाहिए था कि हमारे में से पाकिस्तान बने, हमारे में से अफगानिस्तान बने, हमारे में से बांग्लादेश बने, हमारे में से ये सारे कंट्रीज हुए ना। ये पहले से एग्जिस्ट कभी नहीं करते थे। इवन दो ये केस सोचने वाली बात है कि 15 और 14 अगस्त को जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया इसलिए मनाता है क्योंकि वो ब्रिटिश से फ्री हुआ। बट वी नेवर नो पाकिस्तान किससे लिए बनाता है, ब्रिटिश से फ्री होने पे कि इंडिया से फ्री होने पे। दैट्स अ पॉइंट टू थिंक कि पाकिस्तान क्यों सेलिब्रेट करता है, उसकी तो कोई हिस्ट्री थी ही नहीं पहले कभी। The league opposed the creation of a single union as a demand for Pakistan was not accepted, and it did। और क्रिप्स मिशन में ऐसा भी नहीं लिखा था कि पाकिस्तान बनेगा। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग को थोड़े ऐसे पावर्स दिए थे। इसलिए मुस्लिम लीग भी गुस्सा हो गया कि पाकिस्तान का तो डिमांड रखा ही नहीं है यहाँ पे इन लोग ने। और प्रिंसली स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनने का। अब दूसरा रीजन था क्विट इंडिया मूवमेंट का, जापानीज थ्रेट। अब जैसे जैसे जापानीज आर्मी आगे बढ़ रही थी, उन्होंने बर्मा यानी कि म्यांमार को अटैक किया था। वो आसाम की तरफ आ रहे थे। आसाम वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट टाइम ऑल्सो, और अब आसाम का काफी पार्ट बांग्लादेश में है और काफी पार्ट इंडिया में है। ठीक है। The Indian leaders were anxious to save the country from the clutches of the Japanese, but the slavery to the British were the hindrance। मतलब इंडियन लीडर्स चाह के भी कुछ नहीं करना, कुछ कर पा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश के अंडर वो लोग थे, और वो लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट जा भी नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिश उनको मार सकती थी। तो उनकी स्लेवरी एक सर hindrance थी। हाँ एक सॉरी। आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आया। जैसे ये सब तो ठीक है, मतलब बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बर्मा, चाइना, पाकिस्तान। आई जस्ट वांटेड टू नो कि कौन से कंट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस वर नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जैसे वाज म्यांमार देयर, वाज बांग्लादेश तो था ही, वाज म्यांमार देयर एंड देन दिस नेपाल, भूटान, ये सब थे क्या इंडिया में कि पहले? अगर मैं ऑफिशियली ऐसा बताऊं, जो इंडियन गवर्नमेंट अभी जो इंडिया का नया पार्लियामेंट बना है ना, इंडिया का नया पार्लियामेंट देखा है, नया पार्लियामेंट पिक्चर जो बना हाँ है, देखा है। तो उसमें ना जहाँ पे वो बैठते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनके बगल में एक अखंड भारत का मैप बना हुआ है। एंड अखंड भारत का जो मैप है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मैप ऑफ इंडिया जैसा इंडिया था। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि दिस इज हाउ इंडिया यूज टू लुक। ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर अखंड भारत यूज टू लुक। ये राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ना। इवन विकीपीडिया हैज एक्सेप्टेड, दिख रहा है स्क्रीन पे, विकीपीडिया हैज आल्सो एक्सेप्टेड कि अखंड भारत यूज टू एग्जिस्ट। ठीक है। सो दिस इज योर अखंड भारत का मैप। एक्चुअली इसमें पूरा दिया नहीं है। अखंड भारत यूज टू गो टू द लाइक साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तक पड़ा है। हैव यू एवर वंडर्ड इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया क्यों पड़ा है? वहां पे तो ना इंडस रिवर है ना इंडिया इंडस। से। या
चोलाज और पांड्यास थे ना, उन्होंने वहां तक अपना कब्जा करके रखा था, एंड दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो अखंड भारत जो था वाज अ पार्ट टिल देयर, मतलब वो सिंगापुर तक जाते थे। अच्छा बताओ, सिंगापुर में जो सिंगा वर्ड है, इट इट मींस लायन, एंड हाउ डिड दे नो कि सिंगा का मतलब लायन होता है? एंड वहाँ का जो सबसे अट्रैक्टिव स्टैचू है वो लायन का, जिसके मुंह से पानी निकलता है। हैव यू एवर नोटिस? नहीं, नो नोटिस, बट हाँ। अरे वो इतना फेमस है, कभी नहीं देखा? ओके, एनीवेज। नहीं, देखा नहीं, मतलब गया हूं, लेकिन देखा नहीं है। सिंगापुर और सॉरी इंडोनेशिया का तुम्हें पता है प्रोमिनेंट एयरलाइन कौन सा है, वहाँ का नेशनल एयरलाइन? जैसे इंडिया का नेशनल एयरलाइन बहुत एयर इंडिया, वहाँ का नेशनल एयरलाइन कौन सा है? एयर एशिया। एयर एशिया नहीं, पता नहीं। गरुड़ एयरलाइंस। कौन सा गरुड़, एयर है? गरुड़, गरुड़ जो भगवान विष्णु का जो वाहन है, गरुड़, गरुड़ एयरलाइंस। हाँ। तो हाउ कम इंडोनेशिया में एंड इंडोनेशिया इज द ओनली कंट्री हैविंग द वर्ल्ड्स मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन। वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एवरीडे कोई एवरीडे मतलब नेशनल, जैसे हम लोग का दूरदर्शन है, वहाँ पे भी उनका एक नेशनल चैनल है, टीवी चैनल, जिसपे रामायण, जो इंडिया में जो रामायण चलती है ना, वो वहाँ पे डेली कास्ट किया जाता है उनके लैंग्वेज में। वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इसको मतलब कंपलसेट उधर किया। हिंदू है क्या? अरे वहाँ पे हिंदूज है, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गणपति का मूर्ति है। लाइक इट्स अप्रोक्सीमेटली 130 या 140 फीट जितना। ऐसी। एंड नियर इंडोनेशिया, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कैम्बोडिया करके एक जगह। हाँ हाँ, पता है। कैम्बोडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, विच इज नोन एज एंकोर वॉट, विष्णु भगवान का टेम्पल। ऐसी। सर, मतलब अगर इंडिया ब्रिटिशर से नहीं अटैक हो पाती और मुगल्स भी नहीं होते स्टार्टिंग से, इंडिया का रास्ता, तो दिस होल पार्ट वुड बी इंडियाज। हाँ, इंडिया का ही रहता, इंडिया मतलब टॉप देखो, 3 में आ जाती फिर। टॉप 3 लार्जेस्ट कंट्रीज में है। टॉप थ्री में भी नहीं, मुझे लगता है टॉप मतलब, हाँ टॉप थ्री में यू कैन रफली सेकंड आती है इंडिया। टॉप थ्री में अगर थर्ड भी नहीं, सेकंड आती इंडिया। ठीक है, तो इंडिया वॉज लाइक वेरी बिग। मैं एक रफ एग्जांपल दूं तो ईरान जो है ना, ईरान का आधा पार्ट जो था, नॉट इवन आधा, थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा आधे से कम। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया इटसेल्फ, नेपाल, आधा, आधा चाइना, मैप में दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे, आधा चाइना, दैट इज योर तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एंड योर दिस सिंगापुर, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया वगैरह सारे कंट्रीज इंडिया के अंदर थे, इवन श्रीलंका एज वेल। एंड दिस वाज ऑल अंडर, बिकॉज व्हेन जब हिंदू रूलर्स थे, नॉट, कोई ऐसा बोल नहीं रहा, मैं बस बोल रहा हूँ कि जब हिंदू रूलर्स थे, चंद्रगुप्त मौर्य एंड इवन योर अशोका एंड चोलास, पांड्यास, ये सब जो रूलर्स थे, इन्होंने इंडिया को, एंड डू यू नो इंडिया में गंगा नदी किस स्टेट्स में फ्लो होती है? मतलब गंगा नदी किस स्टेट्स में फ्लो होती है? किस स्पीड? स्टेट, स्टेट, राज्य, कौन से स्टेट में से फ्लो होती है गंगा नदी? उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड इवन योर वेस्ट बंगाल, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली गंगा का पानी यू विल फाइंड आउट इन दिस सिंगापुर। क्योंकि जब चोलाज और पांड्या, आई गेस चोलाज, हाँ, राजा राजेंद्र चोला, जब उन्होंने अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री की थी, तब उनको सिंगापुर में एक बड़ा सा मंदिर बनाना था, उसके लिए उनको गंगा गंगा का पानी चाहिए था। तो वो इंडिया जाके गंगा का पानी लेके आके यहाँ पे उन्होंने शिव, वहाँ पे सिंगापुर में शिवलिंग बनाया था, शंकर भगवान का एक टेम्पल, जिसमें उन्होंने अभिषेक किया था। एंड वहाँ पे एक कुंड बनाया, विच इज वन मोर कुंड इज देयर इन इंडिया, तमिलनाडु में। इन दोनों कुंड में गंगा का पानी है। आई सी। तो कभी भी हरिद्वार जाना तो वहां से भी गंगा ले सकते हो, सिंगापुर जाना तो वहां से भी गंगा ले सकते हो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द चैप्टर, नाउ कमिंग टू द जापानीज थ्रेट। द जापानीज आर्मी अटैक बर्मा एंड वाज मार्चिंग टुवर्ड्स आसाम, एंड इंडियन लीडर्स चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर थे, एंड अगर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते तो ऑब्वियसली ब्रिटिश उनको खत्म कर सकती थी। द इंडियन डिजायर टू हैव देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब उनको ये क्लिक हो चुका था कि अब कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में, या तो हमें ब्रिटिश से छुटकारा पाना है, या तो अपने जिंदगी से छुटकारा पाना है, कोई एक ऑप्शन करना पड़ेगा। तो तुरंत 1942 में जब क्रिप्स मिशन फेल हुआ, तो वारधा, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक के पास, जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वहां पे बैठा, अडॉप्ट किया। तो ये बोर्ड्स में कई बार पूछते हैं, एंड आईसीएस के प्रीलिम में भी दिखेगा। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब अडॉप्ट हुआ था? तो जुलाई 1942। पास कब हुआ था?
So it was passed in August या August 8, ठीक है, August 8 1942। तो ये दोनों डिफरेंट डेट्स है पर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा भी, इवन यू विल सी इन 2024 का स्पेसिमेन पेपर एज वेल। तो जुलाई 1942 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और August 8 1942 में बॉम्बे में इसको पास किया गया था, मुंबई में इसको पास किया गया था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। अभी एक्चुअली था क्या, अ नॉन वायलेंट मास मूवमेंट वाज टू बी स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इफ द ब्रिटिश डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और गांधी जी ने जब जिस रात ये हुआ था एडॉप्शन और पासिंग का जो खेल हुआ था, उन्होंने उस रात कांग्रेस और सारे लीडर्स को एक साथ उन्होंने एड्रेस किया था और बोला था कि नाउ वी आर इन ए सिचुएशन ऑफ डू और डाई, करो या तो मरो। तो उन्होंने ये क्विट इंडिया मूवमेंट पास किया, एंड गांधी जी एंड ऑल अदर कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9th अगस्त एंड कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। और उन्होंने 8 अगस्त को जैसे ये पास हुआ, और 9th अगस्त को सारे लीडर्स इवन गांधी जी सबको अरेस्ट कर लिया गया, अलग अलग जगह पे उनको रखा गया था। ठीक है, द मीटिंग इज गोइंग टू गेट ओवर एंड या आई विल सेंड यू वन न्यू लिंक। ओके। तो 9 to 9 वाला है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है।